नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 7 दिसंबर 1997 रात्रि 8:15 पर आपका जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय कर्क लगन का उदय हो रहा था और आपका चंद्रमा यानी आपकी राशि जो है चंद्रमा वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। आपकी कुंडली खुलते ही कुंडली की कमी पहली ही बार में पकड़ आ जाती है। वो क्या कमी है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसके कारण आपको जीवन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और अगर उस प्रॉब्लम से आप जीत गए तो लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट कर लोगे। देखिए, यह है कर्क लगन। कर्क लगन चंद्रमा का लगन होता है और चर राशि यानी 4 नंबर की राशि चर राशि कहलाती है। ये स्वभाव में चलायमानता देती है, यानी मन के अंदर स्थिरता कम देती है। व्यक्ति सोचता तो बहुत ज़्यादा है, शायद जीवन में उतना कर नहीं पाता है। 0 डिग्री का लगन, 0 डिग्री 43 मिनट्स, 1 डिग्री से कम का लगन अगर हो तो ये जीवन में प्रॉब्लम्स देता है, क्योंकि लगन हमारे हाव भाव, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारी रहने सहने का तरीका, इन सब के ऊपर आधारित होता है लगन। और लगन की डिग्री ही अगर कमज़ोर होती है तो इसको कहते हैं कि सब कुछ है लाइफ में, व्यक्ति सामने बहुत हट्टा कट्टा दिखाई देता है, लेकिन ना तो उसके अंदर हल्का सा भी जी है, ना उसके अंदर इतनी पावर है कि वो किसी से लड़ सके। यानी जो चीज़ दिखाई दे रही है अंदरूनी तौर से वो इतनी मजबूत है नहीं। ये जीवन में संघर्ष कराती है और जीवन में परेशानी भी देती है। अब आपके लगन का मालिक चंद्रमा 8वें घर में गया। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना शास्त्र कहता है कि ये जीवन में बहुत संघर्ष को दर्शाता है। इसके ऊपर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है। राहु केतु अक्ष पर भी ये है। और साथ ही साथ जैसे लग्न शरीर है तो चंद्रमा मन का कारक है। मन का कारक 8वें घर में बैठा है, लगन का मालिक भी 8वें घर में बैठा है, दोनों राहु केतु अक्ष पर बैठे हैं। यानी मानसिक चिंताएं, मानसिक बेचैनी, मानसिक अस्थिरता, मन एक जगह ना रुकना, मन का इधर उधर डोलना, ये इस कॉम्बिनेशन के कारण आता है। यानी आपको जीवन में अचीवमेंट चाहिए तो मन को संभालना पड़ेगा, मन को रोकना पड़ेगा, शरीर को स्थिर करना पड़ेगा, विचारों को स्थिर करना पड़ेगा, एक टारगेट बनाना पड़ेगा, तभी जीवन में सफल होंगे आप। ये है आपकी कुंडली की सबसे बड़ी कमी। लगन के ऊपर 2 ग्रहों का प्रभाव है, शुक्र और बृहस्पति। शुक्र चतुर्थेश और एकादशेश होकर जब लगन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को घर से, परिवार से कोई ना कोई सुख साधन, वाहन, रहने के लिए मकान मिल जाता है। और बृहस्पति जो कि यहाँ नीच के हैं, शनि से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, भाग्येश होके सप्तम में है। बृहस्पति भाग्य का सहारा दे रहा है, पिता से सहयोग दिला रहा है, पैतृक संपत्ति का लाभ दिला रहा है। तो यहाँ शुक्र और बृहस्पति 2 शुभ ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तमें शनि से राशि परिवर्तन करते हैं। ये वैवाहिक जीवन के लिए ठीक स्थिति कही जाती है। कभी कभी ये स्थिति पत्नी को काम करने वाली यानी वर्किंग महिला, ऐसे व्यक्ति का विवाह जिससे होता है वो स्त्री वर्किंग होती है और विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है। शनि जैसा ग्रह जो कि 7वें और 8वें घर का मालिक होकर वक्री है तो थोड़ा सा विवाह में विलंब कराने की भी ये स्थिति होती है। साथ ही साथ अष्टमेश का नवम भाव में जाना, एक तरफ जहाँ पिता व्यक्ति के लिए तैयार रहते हैं हर समय, दूसरी तरफ व्यक्ति के अपने पिता से वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। तो वो चीज़ भी आपको समझने वाली है कि भाग्य स्थान में जब अष्टमेश बैठता है तो कभी कभी व्यक्ति अपनी जिद, अपने विचार के कारण गलत निर्णय लेकर अपने जीवन में नुकसान कर लेता है। तो उस पर आपको ध्यान देना होगा कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आपकी ठीक हैं, लेकिन उन ठीक चीज़ों पर आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं। आपको निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन है गलत है, कौन ठीक है। चलिए, बुध मंगल का योग कुंडली में कहीं भी हो जाए ये व्यक्ति को धूर्त बनाता है। आपको मेरी बातें थोड़ी सी बुरी लग सकती हैं, लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है बुध मंगल अगर 6ठे घर में हो तो व्यक्ति धूर्त, कपटी एवं स्वार्थी होता है। सबसे पहला अपने स्वार्थ देखता है। वो चाहता है कि मैं जीवन में जो करूं बस मेरे पास ही सब कुछ अपना रहना चाहिए, यानी स्वार्थ के वशीभूत होते हुए वो जीवन में
कोई भी कदम उठाता है और अपने स्वार्थ को सिद्ध किए बिना उसको आराम नहीं मिलता। तो ये चीज़ आपके इस चार्ट के अंदर नेगेटिव है। बुध मंगल का कॉम्बिनेशन को तो किसी किसी शास्त्र में ये भी कहा गया है कि ये चोर ग्रह है। चोर ग्रह का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी चलेगा और चोरी करना शुरू कर देगा। उसका मतलब ये है कि व्यक्ति के जो स्वभाव है उसके स्वभाव में वो स्वार्थता आ जाती है कि भाई व्यक्ति अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, चाहे किसी को उसकी बातों का बुरा लग जाए, उसके तरीके पसंद ना आए, या अपना काम निकाल लो चाहे दूसरे को भले ही नुकसान हो जाए। तो वो स्थिति इस कॉम्बिनेशन कारण आती है। ये आपको ज़रूरत से ज़्यादा चतुर बनाती है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज़रूरत से ज़्यादा चतुर बनना भी ठीक नहीं होता। मंगल योग कारक होके यहाँ है, लेकिन साथ में द्वादशेष बुध भी है। ये कॉम्बिनेशन एजुकेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस को शो करता है। एजुकेशन का रुक जाना, टूट कर चलना, एजुकेशन में आने वाली बाधाएं भी ऐसे लोगों को दिखाई देती हैं। लेकिन बुद्धि से ये लोग बहुत चतुर होते हैं। राहु केतु अक्ष के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। राहु का वाणी स्थान में बैठना, वो भी सूर्य की राशि में बैठ जाए, तो थोड़ा सा वाणी को भी गंभीर बनाता है। दूसरे घर का मालिक सूर्य पंचम भाव में, ये धन के लिए ठीक है, वाणी से धन कमाने के लिए ठीक है, बुद्धि का और वाणी का तालमेल मिलाने के लिए ठीक है। यानी मन में जो बातें आती हैं उनको अपनी ज़ुबान पे लाकर सामने वाले को इम्प्रेस करना, ऐसी कंडीशन भी ये शो करता है। लेकिन संतान के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं कह जाती। कभी कभी संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। बात करूँगा मैं आपकी नवांश कुंडली, जो वैवाहिक जीवन और ग्रहों के बल के लिए देखी जाती है। यहाँ पर भी कर्क लगन का उदय। यहाँ एक अच्छी बात हुई है कि चंद्रमा उच्च का होकर एकादश भाव में बैठा, यानी आप अपने जीवन में यदि चाहेंगे तो अपनी मेहनत के बल पर जो एक कमी मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, इनको आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ सप्तम भाव में सूर्य और कारक शुक्र अष्टम भाव में, और शनि जो सप्तम का मालिक है वो यहाँ। तो मैरिड लाइफ वाइज चार्ट में प्रॉब्लम आ गई। विवाह में देरी के साथ साथ वैवाहिक जीवन में समस्या की स्थिति को यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए आपको जीवन में जब भी विवाह करें कुंडली मिलान करके विवाह करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ी समस्याओं में फंसना पड़ जाएगा मैरिड लाइफ वाइज। अब बात करेंगे दशा क्या चल रही है। शनि की महादशा चल रही है। नवंबर 2019 से शनि में राहु आए हैं। शनि सप्तमेश षष्टमेश कर्क लगन के लिए शनि को अच्छा नहीं माना गया। शनि का संबंध 9th हाउस से। अब व्यक्ति अपने भाग्य में खुद नुकसान कर सकता है। अपनी गलत आदतों के कारण, अपने गलत डिसीजंस के कारण नुकसान कर सकता है। पिता के साथ उसके वैचारिक मतभेद आ सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य के लिए भी स्थिति ठीक नहीं। साथ ही साथ शनि नवांश कुंडली में छठे घर में है और यहाँ छठे घर को देख रहा है। झगड़े झंझट से सावधान रहिएगा, क्योंकि अभी शनि में राहु चल रहा है। इसलिए झगड़े झंझट से आप सावधान रहिएगा। आप किसी न किसी प्रकार के झगड़े में, झंझट में फंस सकते हैं, या आपको कोई चोट आदि भी लग सकती है। इसलिए अपने आप के ऊपर सावधानी रखें, क्योंकि 7.5 चल रही है भाई साहब। आपकी कुंभ राशि है, 7.5 का पहला चरण शुरू हुआ। आपने पूछा है 7.5 का हल करना चाहता हूँ। देखिए 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। जब चंद्रमा से 7.5 देखी जाती है, चंद्रमा से 12वें घर में शनि हो, तो 2.5 साल का समय 7.5 का पहला चरण। चंद्रमा से द्वादश का शनि मानसिक चिंताएं, शारीरिक चिंताएं देता है। साथ ही साथ क्योंकि शनि की दशा भी आपको चल रही है, इसलिए ये आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। तो मानसिक चिंताएं, शारीरिक चिंताएं, मन के अंदर उथल पुथल रहना, मन स्थिर ना रहना, पैसे से संबंधित तकलीफ, मान लो थोड़ा बहुत कमाया, जितना कमाया उतना चला गया, अत्यधिक खर्च की स्थिति को दर्शाने वाला, या ज़रूरत से ज़्यादा फिजूल का खर्च करने का भी ये कॉम्बिनेशन 7.5 का प्रथम चरण यहाँ दिखा रहा है। और तब तक सितंबर 22 तक ये 7.5 का प्रथम चरण चलेगा, और सितंबर 22 तक ही आपको शनि में राहु की दशा चलेगी। इसलिए बहुत ही सावधानी से चलना है, क्योंकि शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा और 7.5 तीनों एक साथ आ रही हैं। ये समय आपके लिए एक टिपिकल्स है, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। आपने कहा टेंशन बहुत रहती है, उसका भी मैं आपको बता चुका हूँ कि चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन, वो भी 8वें घर में, वो भी लगन का मालिक, राशि का भी मालिक, शनि की भी दशा, 7.5 सब कुछ यहाँ पर बैठा हुआ है। इसलिए अपने अंदर नकारात्मक विचारों से आपको बचना होगा। रोज़ नई प्रॉब्लम आ जाती है, सब इसी के कारण है। कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। बिल्कुल
फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइएगा। सर मैं अभी जब तक शनि की महादशा चल रही है अप्रैल 25 तक, इस हॉरोस्कोप वाइज कोई शनि बहुत अच्छे फाइनेंशियल कंडीशंस के कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहे, तो तब तक तो आपको लाइफ में फाइनेंस के हिसाब से स्ट्रगल करना पड़ेगा अप्रैल 25 तक। लेकिन जिस दिन बुध की महादशा शुरू होगी, उस बुध की महादशा में सबसे पहला काम होगा, लाइफ में एक बड़ा स्थान परिवर्तन होगा। अप्रैल 25 से सितंबर 27 जब बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा आएगी तो लाइफ में बड़ा स्थान परिवर्तन होगा। आप अपने किसी काम करने के लिए या नौकरी करने के लिए घर से दूर जाएंगे, क्योंकि ये हॉरोस्कोप ज़्यादा तौर पे मुझे दिखाई दे रही है एक नौकरी वाली हॉरोस्कोप। घर परिवार में कोई बिजनेस हो रहा हो तो बात अलग है कि बिजनेस कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये बिजनेस वाली कुंडली नहीं है, ये कुंडली एक नौकरी वाली ही कुंडली है। इसलिए अप्रैल 25 से सितंबर 27 के बीच होगा एक बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन, तब जाके आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल तौर पे कुछ स्टेबिलिटी आनी शुरू होंगी। आपने पूछा फॉरेन ट्रैवलिंग एंड सेटलमेंट, बिल्कुल ये समय वो हो सकता है कि अगर आप 2025 के बाद प्रयास करेंगे तो आप फॉरेन में सेटलमेंट हो सकते हैं। आपका बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन उस दौरान बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध की 17 साल की महादशा है, वो एक पूरा प्रॉमिस दे रही है कि भी आपको प्रोफेशनली दूर स्थान पर सेट करने का कॉम्बिनेशन है। लेकिन 2025 के बाद ही है जो है, उससे पहले कुछ नहीं है। ना फाइनेंशियली बहुत अच्छा गेन दिख रहा, ना मेंटली कुछ स्थितियाँ तो खैर सुधर जाएंगी, उनका मैं उपाय बता दूंगा। तो बाहर सेटलमेंट होना फॉरेन के लिए, सब बाहर की स्थितियाँ हैं। अब बात आती है कि आप टेंशन से दूर रहें, मानसिक तनाव आपको ना रहे, मेंटली और फिजिकली आप फिट रहें, रोज़ नई प्रॉब्लम्स आने से बच जाएं, समस्याएं आपके जो आएँ वो सॉल्व हो जाएं, फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक हो जाए। इन सब के लिए ओवरऑल आपको करना पड़ेगा उपाय, क्योंकि एक इस कुंडली के लिए एक पक्का सच तो ये है कि देखो जी, अप्रैल 2025 तक आप पर शनि की दशा भी है, शनि की 7.5 भी है, इसलिए आपको ये समय करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रगल वाला है, मानसिक प्रॉब्लम देने वाला है, शारीरिक प्रॉब्लम देने वाला है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देने वाला है। अब इनको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले भगवान गणेश का स्तोत्र पाठ, संकट नाशन गणेश स्तोत्र आप रोज़ाना पढ़ेंगे। दूसरा, रुद्रा अष्टकम का पाठ आप रोज़ाना करेंगे। तीसरा, रोज़ाना 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये 3 उपाय रोज़ाना करने हैं। पहले संकट नाशन गणेश स्तोत्र पढ़ना है, फिर रुद्राष्टकम पढ़ना है, फिर 3 बार लगातार 3 बार एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये तो डेली की पूजा हो गई। शनिवार की शाम को, हर शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है, मिट्टी के दिए में जलाना है, ये आपको ज़रूर करना होगा। तो ये था एक आपका चौथा उपाय। अब बात करता हूँ मैं कौन सा स्टोन आप पहने जिससे आपको फ़ायदा मिले। तो देखिए, बृहस्पति का नग पहनना इस कुंडली के लिए एक फ़ायदेमंद स्थिति है, यानी पुखराज रतन धारण करना आपके लिए एक सूटेबल होगा। यानी सारी चीज़ ओवरऑल एक साथ काम करेंगी। एक तो रेमेडी रेगुलर करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है आज करी कल छोड़ दी, 15 दिन करी फिर छोड़ दी। लगातार करोगे तो ही लाभ मिलेगा, नहीं तो बार बार मुझसे पूछते रहोगे या अन्य लोगों से पूछते रहोगे, लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र, रुद्राष्टकम, रोज़ाना 3 बार हनुमान चालीसा, ये रोज़ाना करनी है। शनिदेव का जो दीपक जलाना वाला है वो शनिवार की शाम को ही करना है, हर शनिवार को लगातार करते जाना है। और एक पुखराज रतन आपको धारण कर लेना है। आप जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त होंगे और आपको उससे फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि अभी आपकी उम्र कुछ है ही नहीं। मेरे हिसाब से अभी 22 साल के आप हैं, तो अभी तो आपके पास बहुत लंबा समय है जीवन में करियर को बनाने के लिए, क्योंकि अभी शादी की दशा भी काफ़ी दूर है। मेरे हिसाब से तो अभी आपको चंद्रमा की दशा तक कम से कम मैं समझता हूँ लगभग 5 से 6 वर्ष अभी शादी के लिए आपको लग जाएंगे। तो वो कॉम्बिनेशंस भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। आपने जो सवाल किए उनकी जानकारी मैंने दी, जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं उन पर भी आप काम कीजिएगा। पुखराज आपको धारण करना है, एक अच्छा सा श्रीलंकन पुखराज आप धारण कीजिएगा। उपाय ज़रूर कीजिएगा, कुछ उपाय मैं आपसे शेयर कर दूंगा अभी, उनको वहाँ देख लीजिएगा। बाकी आप स्वयं हनुमान चालीसा सभी के पास होती है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र और रुद्राष्टकम मैं आपसे शेयर कर दूंगा। नमस्कार।